अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और टुडेस टॉपिक इज़ रियलिज़म इन चौसर और मिरर ऑफ 14th सेंचुरी। कि चौसर ने जो है ना 14th सेंचुरी की पूरी तस्वीर किस तरह पेश की है। जैसा कि हमने द रेप ऑफ लॉक में 18th सेंचुरी की जो पिक्चर थी वो पढ़ी थी, 18th सेंचुरी का मिरर देखा था। तो इसी तरह से 14th सेंचुरी की पूरी लाइफ को जो है जुफ्री चौसर ने जो है ना अपनी राइटिंग में प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स में बयान कर दी है। तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। फर्स्ट लाइंस आप स्किप करेंगे। इट इज़ ऑफन से लेकर फर्स्ट 3 लाइंस आपने नहीं करनी, फोर्थ लाइन पे आ जाएं। चौसर इज़ द परफेक्ट एक्सपोनेंट एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हिज एज एंड ही इज़ इन ट्रू सेंस अ सोशल कॉन्सिकल ऑफ इंग्लैंड। अब चौसर जो है ना एक वो परफेक्ट अपनी एज का जो है ना रिप्रेजेंटेटिव है। उसने अपनी एज को एक मुकम्मल बयान कर दिया है और इंग्लैंड की ऐसे लगता है कि उसने इंग्लैंड की लाइफ को जो है ना बिल्कुल ऐसे लिखा है जैसे वो हमारी आंखों के सामने है। हिज पोएट्री रिफ्लेक्ट्स 14th सेंचुरी नॉट इन फ्रेगमेंट्स बट एज अ कंप्लीट होल। मतलब उसने 14th सेंचुरी के सिर्फ कुछ पार्ट्स ही बयान नहीं किए बल्कि उसको कंप्लीट बयान किया है। द राइटर्स इन दोज डेज डिड नॉट रिप्रेजेंट लाइफ इन एक्चुअल फॉर्म। यानी उस एज के जो राइटर्स होते थे ना वो लाइफ को उस तरह से जैसी वो होती है उसकी रियल जो है ना पिक्चर नहीं थे दे पाते। इट वॉज ओनली चौसर हु रिप्रेजेंटेड लाइफ इन इट्स नेकनेस। लेकिन सिर्फ चौसर ही ऐसा राइटर था जिसने लाइफ को पूरी नेकनेस के साथ पूरा जो है ना नंगा करके मतलब फुली जो है ना क्लोज करके ओपन करके जो है ना उसको बयान किया है। इसके बाद ये कोटेशन स्किप कर दें। आगे रियलिज्म इन लिटरेचर में नॉट अकाउंट टू हिस्टोरिकल एक्यूरेसी। टेक्निकली स्पीकिंग रियलिज्म मीन द डिपिक्शन ऑफ एन इंसिडेंट विच मे नॉट हैव एक्चुअली हैपन बट विच मे हैपन। अब रियलिज्म जो है ना वो लिटरेचर में उसको शायद हम ये ना कह सकें कि वो बिल्कुल जो है हिस्टोरिकल एक्यूरेसी को बयान करता है, मतलब जैसे हिस्ट्री थी बिल्कुल वैसे ही परफेक्ट लिखा गया हो। लेकिन अगर टेक्निकली देखा जाए तो रियलिज्म का मतलब ये होता है कि किसी वाक़ये को जो है ना इस तरह पेश ना करना कि जैसे वो अक्सर में हुआ हो, बल्कि इस तरह पेश करना कि जैसे वो हो सकता है। इट इज़ नॉट एक्चुअल रियलिटी बट इट हैज़ द सेम्बलेंस कहते हैं सिमिलैरिटी को ऑफ द रियलिटी। मतलब ये असल हकीकत नहीं होती बल्कि हकीकत से मिलती जुलती होती है। और रियलिज्म एक्सक्लूसिवली एप्लीकेबल टू लिटरेचर अलाउज द राइटर टू मॉडिफाई एंड सिंप्लीफाई थिंग्स एज मच एज ही कैन। तो जो लिटरेचर में रियलिज्म होता है ना इसका मतलब ये होता है कि राइटर को इस बात की इजाज़त देता है कि वो चीज़ों को जहाँ तक हो सकता है वो उसको सिंप्लीफाई कर सके, मॉडिफाई कर सके, अपने अल्फाज में बयान कर सके। बट वट एवर ही डेलीनेट्स मस्ट हैव द इफेक्ट ऑफ रियलिटी। लेकिन अगर जो भी वो बयान करता है ना उसमें रियलिटी नज़र आनी चाहिए। मतलब वो कोई भी अपने राइटर जो है वो ऐसी बात ना करे कि जो रीडर्स उसको जो है ना अनकन्विंसिंग लगे, उसको उनको यकीन ही ना आया, वो मानी ही ना जा सके। मतलब राइटर जो भी बयान करे ना वो रियलिटी की पिक्चर ज़रूर होनी चाहिए। चौसर इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हिज एज मीन्स डैट ही ट्राइज टू गिव अ रियलिस्टिक पिक्चर ऑफ हिज सोसाइटी। अब चौसर को अपनी एज का जो है रिप्रेजेंटेटिव इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसने अपनी सोसाइटी की, अपने मुआशरे की, अपने एज की जो है ना एक ट्रू पिक्चर जो है दिखाई है। ट्रूथ टू नेचर इज चौसर्स मैग्नेट गिफ्टेड विद एन एक्यूट पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब चौसर जो था ना उसको किसी चीज़ को मुशाहदा करने का और उसको लफ्ज़ों में बयान करने का हुनर बहुत अच्छे से आता था। ही सीज थिंग्स एज दे आर एंड ही पोसेसेस द आर्ट ऑफ पेंटिंग दैम एज ही सीज दैम। अब उसके पास इतनी सलाहियत मौजूद थी कि यानी वो जो चीज़ें भी देखता था, जो भी वो ऑब्जर्व करता था ना वो उनको बिल्कुल वैसे ही जो था पेपर पोइट्री के फॉर्म में ड्रा कर देता था, लिख देता था। इसके बाद ये नेक्स्ट 3 लाइन स्किप कर दें। अनलाइक से लेकर इसेंस ऑफ हिज स्टाइल तक आपने नहीं करना। आगे देखिए, ही इंजेक्टेड हिज ब्लड ऑफ रियलिज्म इन इंग्लिश पोइट्री। अब उसने इंग्लिश पोइट्री में जो था ना रियलिज्म को जो था ना वो इन्फ्यूज़ किया, रियलिज्म लेके आया, उसमें सच्चाई लेके आया। इनफैक्ट हिज करेक्टर्स आर अलाइव टुडे बिकॉज दे आर ड्रॉन ऑन द फंडामेंटल ह्यूमन नेचर। अब उसने जो भी करेक्टर लिए ना, मतलब जो डिफरेंट प्रोफेशन लिए हैं, कुछ उसने वेरियर्स लिए हैं और कुछ जो हैं जो थे क्लर्जी मैन लिए हैं, मजहबी लोग लिए हैं, तो ये उनको देख के ऐसे लगता है कि वो आज भी जिंदा हैं क्योंकि वो हर एज में ऐसे लोग पाए जाते हैं, हर एज में ऐसे प्रोफेशन वाले पाए जाते हैं, हर एज में मजहबी लोग होते हैं। ही ट्रेवल्स बियॉन्ड द लोकल इंटरेस्ट टू द यूनिवर्सल इंटरेस्ट ऑन अकाउंट ऑफ विच ही इज अलाइव एवरीवेयर थ्रू ऑल द एजेस। मतलब उसने ऐसे करेक्टर्स को चूज़ किया जो कि यूनिवर्सल रहते हैं, हर एज में पाए जाते हैं, हर ज़माने में जो है ना ऐसे लोग होते हैं। Chaucer's belong to medieval English period, an age when all institutions in England had lost their pristine purity. अब चौसर का जो ताल्लुक है वो मेडिवल इंग्लिश पीरियड से है। ये वो ज़माना था जब इंग्लिश वो जो इंग्लैंड के जो इदारे थे, जो मजहबी इदारे थे ना, वो अपनी प्योरिटी खो चुके थे, अपना खालिसपन खो चुके थे। इट वाज एन एज ऑफ अनरेस्ट एंड ट्रांजिशन। इसे जो है ना बेसुकूनी की या बेआरामी का जो है ना ज़माना कहा जाता है। करप्शन वाज रैम्पट इन एवरी इंस्टीट्यूशन। हर जो थी ना इदारे में जो थी बहुत ज़्यादा करप्शन हुआ करती थी। फॉर एग्जाम्पल द इंस्टीट्यूशन ऑफ ज्वेलरी एंड डीजनरेटेड वाज रिड्यूस
यूज टू अ सॉर्ट ऑफ बिहेवियर टू इम्प्रेस द ब्यूटीफुल गर्ल्स। मतलब जो उनके मजहबी इदारे होते थे ना, जिनका काम लोगों को प्रीच करना होता था, लोगों को टीच करना होता था, वो उनका सिर्फ मकसद ये रह गया था कि वो लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए जो थे ना अपनी पावर्स को, अपनी अथॉरिटीज़ को यूज़ करते थे। वी फाइंड दैट द स्क्वायर जॉइंट मैनी एक्सपीडिशन ओनली टू इम्प्रेस हिज बिलव्ड, कि हमने इसमें स्क्वायर के करैक्टर के बारे में पढ़ा है, वो भी एक रिलीजियस करैक्टर था, वेरियर करैक्टर था, लेकिन वो सारी बहुत से एक्सपीडिशन में सिर्फ इसलिए जाता है ताकि वो अपनी बिलव्ड को, अपनी महबूबा को इम्प्रेस कर सके। इसके बाद ये कोटेशन आपने नहीं करनी, नेक्स्ट लाइंस भी स्किप करेंगे। नेक्स्ट पेज पे आ जाएं, सेकंड पैराग्राफ जहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इट वाज आल्सो एन एज ऑफ क्लास कॉन्शियसनेस। इसको जो है क्लास कॉन्शियसनेस की एज भी कहा जाता है। मतलब लोग जो थे अपने स्टेटस को लेके बहुत ज़्यादा मोहतात होते थे। द प्रोलॉग ऑब्वियसली रिफ्लेक्ट्स अ सोसाइटी विच इज़ शार्पली डिवाइडेड इनटू 3 डिफरेंट क्लासेस, अपर, लोअर एंड मिडल। कि सोसाइटी जो है ना वो उसको 3 हिस्सों में तकसीम किया गया था। एक अपर वो होते थे जो बहुत ज़्यादा अमीर लोग होते थे, और लोअर वो होते थे जो हद से ज़्यादा गरीब होते थे, और मिडल में वो आ जाते हैं जो कि ना अमीर हो ना गरीब हो, बल्कि दरमियाने लोग। बट द प्रोलॉग डज नॉट कंटेन द डिस्क्रिप्शन ऑफ लोअर और अपर क्लास। लेकिन प्रोलॉग में चौसर ने ना तो अपर क्लास की बात की है, ना ही लोअर क्लास की बात की। उसने जस्ट और जो है ना मिडिल क्लास की बात की है। चौसर ओनली डिस्क्राइब द मिडिल क्लास विच वॉज न्यूली इमर्जिंग, क्योंकि वो उस टाइम में न्यू इमर्जिंग क्लास ही नई नई उमड़ रही थी। बट देयर एक्सक्लूजन डज नॉट मेक द पिक्चर अनरियलिस्टिक। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि उसने चौसर ने अपर क्लास को और लोअर क्लास को निकाल दिया है, तो ये इसकी वजह से 14th सेंचुरी की जो पिक्चर है वो अनरियलिस्टिक हो जाती है। बिकॉज इन रियल लाइफ टू द अपर क्लास डज नॉट मिक्स विद द मिडिल क्लास एंड मिडिल क्लास इज हॉस्टाइल टू द लोअर क्लास। अब हमें ये पता है कि रियल लाइफ में भी ऐसा होता है कि अपर क्लास के जो लोग होते हैं ना वो कभी भी मिडिल क्लास के साथ एडजस्ट नहीं कर पाते, और मिडिल क्लास के जो लोग होते हैं वो हमेशा लोअर क्लास के मुखालिफ होते हैं। जैसे हम लोग जो मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, तो जो लोअर क्लास के लोग होते हैं ना हम उनको बहुत इन्फीरियर समझते हैं, बहुत घटिया समझते हैं। सो द पिक्चर मे बी इनकम्प्लीट, स्टिल वॉट एवर ही हैज़ पेंटेड इज़ डाउन टू अर्थ रियलिस्टिक। हम ये कह सकते हैं कि उसकी पिक्चर हो सकता है कि इनकम्प्लीट हो, लेकिन उसने जो भी बयान किया है सच बयान किया है। बट इसके बाद ये कोटेशन भी आपने नहीं करनी। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। चौसर्स प्रोलॉग आल्सो शोज रियल एंड ट्रू पिक्चर ऑफ डेली लाइफ ऑफ इंग्लैंड। चौसर की प्रोलॉग में जो इंग्लैंड की रियल लाइफ है उसकी एक हकीकी तस्वीर बयान की गई है। चौसर हैज़ ग्रेट स्किल टू क्रिएट एन एग्जैक्ट पिक्चर विद माइन्यूट डिटेल्स ऑफ ड्रेस, बिहेवियर एंड टेबल मैनर्स। अब क्या है कि उसने अपने करैक्टर्स को जो है हर लिहाज से बयान किया है, उनकी ड्रेसिंग को, उनके बिहेवियर को, उनके खाने पीने के अंदाज को, उनके उठने बैठने को, हर चीज़ को उसने बयान किया है। हिज रिलीजियस करैक्टर्स गिव अस ट्रू पिक्चर ऑफ चर्च ऑफ द डे। अब उसके जो मजहबी करैक्टर हैं वो वहाँ के चर्च की जो है हकीकत तस्वीर बयान करते हैं। चौसर पॉइंट्स आउट द वीकनेस ऑफ द क्लर्जी लाइक देयर लव फॉर मनी, करप्शन एंड मटीरियलिज्म। अब चौसर वहाँ के जो क्लर्जी थे, उनके जो मजहबी लोग थे ना, उनकी कमज़ोरियों को बयान करता है कि वो पैसे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे, करप्शन करते थे, और उनको दुनियावी चीज़ों से ज़्यादा लेना देना होता तो दुनियावी शान शौकत के पीछे भागते थे। चौसर ऑल्सो थ्रोज लाइट ऑन द कंडीशन ऑफ वुमेन इन हिज सोसाइटी। इसके अलावा चौसर ने अपनी सोसाइटी की औरतों की भी बात की है, उनकी कंडीशंस को भी बयान किया है। जैसे वाइफ ऑफ बाथ का करैक्टर था, प्रायरस का करैक्टर था। फ्रॉम द प्रोलॉग एंड द नन प्रीस्ट टेल वी कम टू नो दैट इंग्लिश वर रिच एंड प्रॉस्पेरस। हमें जब प्रोलॉग पढ़े और नन प्रीस्ट टेल को पढ़े ना चौसर की, तो हमें ये पता चलता है कि जो अंग्रेज़ थे ना वो बहुत ही अमीर और खुशहाल होते थे। इंग्लैंड वॉज कमर्शली क्वाइट स्ट्रॉन्ग। इंग्लैंड जो था वो अगर उनको पैसे के लिहाज से देखा जाए या फैसिलिटीज़ के लिहाज से देखा जाए या इंडस्ट्रियल लिहाज से देखा जाए तो बहुत स्ट्रॉन्ग था। द सी रोड्स वर नॉट सेफ। लेकिन उनके जो आने जाने के रास्ते थे या फिर उनके दरामदाद बरामदाद होती ना वो सेफ नहीं थी। द वेरियर्स वर क्वार्ड एंड द ट्रेडर्स एंड द प्रोफेशनल सेक्रीफाइस्ड मॉरल वैल्यूज़ फॉर द सेक ऑफ मनी। अब क्या थे, वहाँ के जो जंगजू होते थे वो बुजदल होते थे, और जो वहाँ के ताजे और प्रोफेशनल लोग थे ना वो जो थे कि अपने काम में ईमानदारी को बिल्कुल भी प्रेफरेंस नहीं थे देते, हर काम में करप्शन चलती थी। सो लाइक फील्डिंग चौसर गिव्स द ट्रूथ द होल ट्रूथ एंड नथिंग बट द ट्रूथ। इसलिए फील्डिंग जो है ना वो भी एक राइटर का नाम है। उसने भी अपने एज की जो थी ना रियल पिक्चर बयान की थी। तो इसी तरह से चौसर ने सच्चाई को बयान किया है, पूरी सच्चाई को बयान किया है और सिर्फ सच बयान किया है। मोस्ट ऑफ द करेक्टर्स पेंटेड बाय चौसर इन द प्रोलॉग और रियलिस्टिक। अब उसके जो करेक्टर हैं वो भी बहुत रियलिस्टिक हैं। दे आर इनफैक्ट यूनिवर्सल बिकॉज दे आर फाउंड एवरीवेयर। क्योंकि वो यूनिवर्सल करेक्टर हैं, आलमी करेक्टर हैं और हर जगह पाए जाते हैं। ड्रेसेस माइट हैव चेंज, लैंग्वेज में हैव चेंज, बट द बेसिक ह्यूमन नेचर डज नॉट चेंज। कि हो सकता है कि यानी वक्त के गुजरने के साथ साथ उनके लिबास चेंज हो गए हो या फिर उनकी लैंग्वेज चेंज हो गई हो, लेकिन ह्यूमन नेचर तो सेम रहती है ना, इंसानी फितरत तो नहीं बदलती। इट हैज़ बीन द सेम सिंस सेंचुरीज। यह सदियों से ऐसा ही होता आया है। द स्क्वायर इज रोमांटिक बिकॉज रोमांस इज पार्ट ऑफ
ह्यूमन नेचर। अब स्क्वायर को जो है रोमांटिक बनाकर उसने चौसर ने पेश किया है। तो रोमांस जो होता है वो इंसानी नेचर का, ह्यूमन नेचर का हिस्सा होता है। इट इज़ द सेम एवरीवेयर, ये हर एज में पाया जाता है। द डॉक्टर इज ग्रीडी बिकॉज ग्रीड इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ह्यूमन नेचर। अब डॉक्टर को उसने ग्रीडी डॉक्टर कहा है, और ग्रीड तो हर एज में होता है। हमारी एज में भी बहुत लोग ग्रीडी हैं, आने वाली एज में इससे ज़्यादा ग्रीडी होंगे। सो ही इज़ अ रियलिस्टिक पॉइंट, इसलिए उसको रियलिस्टिक पॉइंट कहा जाता है। द सेटिंग ऑफ द कैंटरबरी टेल्स इज ऑल्सो हाईली रियलिस्टिक। अब इसकी सेटिंग को देखा जाए तो वो भी बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक है। चौसर गैदर्स पीपल बिलोंगिंग टू ऑलमोस्ट ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। चौसर ने जो था कैंटरबरी टेल्स में तकरीबन ज़िंदगी के हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले कैरेक्टर्स को इकट्ठा किया था। ऑन द कोयन ऑफ पिलग्रिमेज विच लुक्स रियलिस्टिक, के पिलग्रिमेज के मौका पे उसने हर एज से, हर प्रोफेशन के लोगों को इकट्ठा किया। पिलग्रिमेज इज़ द ओनली ओकेजन ऑन विच वी सी पीपल फ्राम वेरियस ट्रेड्स कमिंग टुगेदर। पिलग्रिमेज एक वाहिद ऐसा मौका होता है जहाँ पे हम देखते हैं कि लोग जो हैं मुख्तलिफ ममालिक से, मुख्तलिफ प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते हैं, मुख्तलिफ नस्लों से, मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखते हैं, वो एक जगह पे इकट्ठे होते हैं। सो इट इज़ द पैराबल एंड सफिशिएंट कॉज ऑफ देयर गैदरिंग एट द इन। तो ये बहुत रियल लगता है कि यानी उसने एक इन पे, एक सराय पे जो था सब लोग इकट्ठे हुए। डज नॉट एट ऑल लुक इम्प्रॉबेबल। हमें तो इसलिए ये जो है बिल्कुल भी अनबिलीवेबल नहीं लगती कि ऐसा नहीं हो सकता था। एक इन पे सब लोगों का इकट्ठे होना पॉसिबल था। एनी अदर मेथड कुड हैव बीन अनरियलिस्टिक। अगर चौसर कोई और मेथड यूज़ करता या कोई और जो है ना वे यूज़ करता तो शायद वो अनरियलिस्टिक लगता, लेकिन जो वे उसने यूज़ किया है, पिलग्रिमेज को चूज़ किया है, तो वो बिल्कुल रियलिस्टिक लगता है। तो आप कंक्लूजन करते हैं इसका। Keeping in view all above the mentioned facts, it can be said that Chaucer used realism in his poetry and became a true consular of his age and reflect his century not in fragments but completely. अब चौसर के जो हमने ऊपर जितने भी जो है ना दलाइल पढ़े हैं, जितनी भी हकायक पढ़े हैं, उसकी रोशनी में हमें यह पता चलता है कि चौसर ने अपनी पोइट्री में जो भी लिखा है, रियल लिखा है, सच लिखा है। उसने अपनी एज की जो है ना सही पिक्चर जो है वो बयान की है बिल्कुल, और उसको पार्ट्स में बयान नहीं किया बल्कि एज अ होल बयान किया है। ही इज़ द प्रोलॉग एंड कैंटरबरी टेल्स आर कंसीडर्ड consular of his age, and it is said that if nobody had written the history of 14th century, Chaucer's prologue would have been enough to present each and every detail of the age. तो उसके बारे में ये कहा जाता है कि अगर किसी बंदे ने 14th सेंचुरी के बारे में जानना हो या 14th सेंचुरी की हिस्ट्री के बारे में पढ़ना हो तो प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स को स्टडी कर ले, क्योंकि प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स में 14th सेंचुरी की ईच एंड एवरीथिंग जो है वो तफसील से बयान की गई है। आई होप सो कि आपको लेक्चर के समझ आ गया। कोई भी कन्फ्यूजन होता है मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।